तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जिसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए। वेक्टर प्रिंसिपल जो 11th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। वेक्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें दो फॉर्मूले, एक तो कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ए और बी हो और उनके बीच में एंगल थीटा हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता है। और रिजल्टेंट किस एंगल पे जाएगा तो उसकी वैल्यू आती है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए आपको। तो इस तरह से हमने कई चीज़ें पढ़ी यहाँ पे। हम यहाँ पे एक्चुअल में ये जो बेसिक वेक्टर का ये प्रिंसिपल सीखा, हम क्यों सीख रहे हैं इसको? इसको सीखने की वजह है क्योंकि हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक कोई सिंगल चार्ज अगर हो उस पर फोर्स कितना लगेगा ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि एक चार्ज पे दूसरे चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसके लिए गुलाम ने फॉर्मूला तो दिया कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसमें कुछ पॉइंट्स ये भी है कि भाई दोनों चार्जेस अगर सिमिलर नेचर के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दोनों चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये तो दो चार्जेस के लिए था, लेकिन अगर एक चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना हो मल्टीपल चार्जेस की वजह से, तो यहाँ पे कुलाम का लॉ प्लस जो वेक्टर के प्रिंसिपल जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया उन दोनों का यहाँ पे यूज़ होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल, उसे हम समझ के वेक्टर के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कुलाम्स के फॉर्मूलों के द्वारा रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो तीन चार्ज पार्टिकल है, एक ट्राइंगल के ऊपर है। जैसे एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर तीन चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है। ट्राइंगल्स की जो एज है वो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है। इस पर चार्ज कोई कैपिटल क्यू रखा हुआ है, प्लस का कैपिटल क्यू है। इस पे चार्ज प्लस का कैपिटल क्यू है, पर इस पर चार्ज माइनस का कैपिटल क्यू है। ठीक है। ये कोई चार्ज जहां पर रखा हुआ है उस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। अब हमें जो ए पर चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है। फाइंड आउट नेट फोर्स, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। ए पे जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, है ना, ये हमें निकालना है। अब देखिए ये जो बी पर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और ए पर, दोनों का नेचर सेम है, तो ए पर जो चार्ज पार्टिकल उसको बी वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, धक्का देगा उस तरफ। गुलाम ने ये भी बोला कि दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगता है, तो ये चार्ज पार्टिकल उसको क्या देगा, ऊपर की ओर धक्का देगा। कितना धक्का देगा, एफ बराबर कितना दे देगा, के क्यू क्यू, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर। नीचे ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो इतने फोर्स से ये ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। अब ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट अपनी ओर करेगा। तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा एफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों के बीच, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कितने मैग्नीट्यूड से, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में, अब देखो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इनका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट के बीच में एंगल कितना है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका हर एंगल क्या होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये भी 60 60 60। ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब मैंने एक आपको बात बताई कि अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट क्या जाता है, उनके बीचों बीच में से जाता है। तो 120 का आधा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो जो नेट फोर्स आएगा वो जाएगा तो बीचों बीच में से ही,
ये तो बात श्योर है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। भाई एक को कोई इधर से खींच रहा है और एक को इधर से कोई खींच रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके पास ऑप्शन ये है कि बीचों बीच में से जाए। तो जो नेट फोर्स होगा ए पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें डायरेक्शन तो समझ में आ गई कि भाई ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ए पॉइंट पे फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाए, इसके लिए जो फॉर्मूला है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो उस फॉर्मूले का यूज करें, जो एफ नेट की वैल्यू है, एफ नेट की वैल्यू के लिए कितना आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर, मैं अभी इसको भी एफ ले रहा हूँ इसको भी एफ ले रहा हूँ, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है दोनों फोर्सेस के बीच का, 120 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में हाफ होती है। ठीक है, कॉस 120 की वैल्यू माइनस में हाफ, माइनस में हाफ रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एफ स्क्वायर, एक एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर कैंसिल, एक एफ स्क्वायर का रूट बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। और एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लग रहा है। समझ में आई गई बात। तो इतना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन दोनों चार्जेस की वजह से लगेगा और नेट फोर्स भी कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर फॉर्मूला यूज करके हम किसी एक चार्ज पार्टिकल पर एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उनकी वजह से नेट फोर्स कितना आएगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया फोर्सेस, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम का एनसीईआरटी के आपके 12th बोर्ड में जिक्र तो नहीं है, परंतु छोटा सा पॉइंट है जो अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कूलाम फोर्स अगर कोई मीडियम अगर मौजूद हो कहीं पे तो कूलाम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो एक पॉइंट है यहाँ पे कि कूलाम फोर्स इन एनी मीडियम, कूलाम फोर्स इन एनी मीडियम। मीडियम से क्या मतलब है कि मान लो कोई हम दोनों चार्ज पार्टिकल को किसी वाटर में लेके चले गए, है ना, कोई मीडियम के अंदर लेके चले गए, तो ऐसे केस में फोर्स की वैल्यू में क्या फर्क आएगा। दोनों चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको पानी में लेके चले गए, उनको कोई नए तरह का मीडियम लेके चले गए, ग्लिसरीन में लेके चले गए, तो उनके बीच में फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे उनके बीच में जो फोर्स का इफेक्ट पड़ता है, ऐसे केस में जो एफ मीडियम की जो वैल्यू आती है, मीडियम के अंदर जो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है उसकी वैल्यू आ जाती है, जो के होता है वो 1/4πε0 होता है ना, उस एप्सिलॉन नॉट की जगह खाली अपन क्या रख देते हैं, एप्सिलॉन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, खाली एप्सिलॉन, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वैसा का वैसा ही रहेगा। बस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ गया। इस एप्सिलॉन को, उस एप्सिलॉन नॉट को तो क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते थे, लेकिन इस एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम बोलेंगे। क्योंकि अब मीडियम आ गया है ना, तो अब परमिटिविटी किसकी हो जाएगी, वो मीडियम की हो जाएगी, नॉट द फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब वैक्यूम की थोड़ा रहेगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। आई बात समझ में। यहाँ पे एक रिलेशन और डेवलप किया जाता है कि इस एप्सिलॉन को, ये जो एप्सिलॉन है इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। इस एप्सिलॉन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या हो गया, एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। यानी कि मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी।
जब भी दो क्वांटिटी का डिवाइड किया जाता है तो उसमें क्या वर्ड जुड़ जाता है, रिलेटिव वर्ड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, रिलेटिव। तो इस एप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसे मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो फोर्स के फॉर्मूले में चेंज किया जाता है, ये भी ध्यान से समझिए। जैसे एफ मीडियम क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसको तो सिंपल अपन फोर्स जो वैक्यूम में फोर्स उसके जैसे लिख सकते हैं। वैक्यूम में फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये मीडियम में फोर्स आया, ये कितना आ जाएगा, जो वैक्यूम में था उसमें किसका डिवाइड हो रहा है एक्चुअल में, फाइनल आर का डिवाइड। तो जितना वैक्यूम में फोर्स था उसमें अगर एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है उस मीडियम की, उसका अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है, मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। समझ में आई बात। एफ मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा मीडियम में फोर्स का वैल्यू, है ना। मीडियम का जो एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, उसकी वैल्यू दे रखी होती है 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी हो सकती है। जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू तो अपन को पता है कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। समझ में आई बात। तो ये एक और पॉइंट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई मीडियम अगर आ जाता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसका एप्सिलॉन आ जाता है एप्सिलॉन नॉट की जगह, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और मीडियम और वैक्यूम में जो फोर्स का रिलेशन है, वैक्यूम में जो भी फोर्स आया उसमें आप मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी का डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो मीडियम का फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी तक हमने सीखा गुलाम फोर्स और उसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, गुलाम फोर्स मीडियम में किस तरह से काम करता है वो सीखा। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किस तरह का कॉन्सेप्ट है ये, तो सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया कि मान लो आप कोई पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, पॉइंट चार्ज का मतलब छोटा सा एक पॉइंट जैसा कोई चार्ज है कैपिटल क्यू यहाँ पर रखा, तो उन्होंने लॉजिकली सोचा कि भाई यहाँ पे कोई भी दूसरा चार्ज अपन लेके आते हैं, मान लो कोई स्मॉल क्यू लेके आते हैं, है ना, कोई स्मॉल क्यू चार्ज दूसरा अपन लेके आए, तो स्मॉल क्यू चार्ज को कोई फोर्स मान लो इस तरफ धक्का देता हुआ इधर कोई फोर्स मिला, मिला ना। तो उन्होंने सोचा कि भाई इस क्यू को जब लेके आए हैं तो फोर्स जो है डेवलप हुआ है, तो वो किसी ना किसी फील्ड की वजह से हुआ होगा। कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट है इस कैपिटल क्यू की वजह से जो इस चार्ज के यहाँ पे होने या ना होने के बिना भी मौजूद है। समझ रहे हैं इस बात को कि ये जब क्यू लेके आए तो इस क्यू पे, इस कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स तुरंत एक्सपीरियंस हुआ ना। ऐसा तो नहीं है ये क्यू आ गया है, अब उस कैपिटल क्यू को पता चला है कि अच्छा ये स्मॉल क्यू आ गया है, अब कैपिटल क्यू ने बोला कि चल मैं अब तेरे पे फोर्स लगाऊंगा। ऐसा नहीं है ना, तुरंत इस स्मॉल क्यू को इस कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। यानी कि इस क्यू कि आने से पहले भी कोई ना कोई ये कैपिटल क्यू यहाँ आसपास के रीजन में कोई ना कोई अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था,
है ना। तभी तो हुआ कि भाई ये स्मॉल क्यू आते ही इसको फोर्स एक्सपीरियंस हो गया, समझ आई बात। तो इस स्मॉल क्यू पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, इस कैपिटल क्यू की वजह से कोई कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि ये कैपिटल क्यू अपने आसपास कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ऐसा एक फील्ड जिसकी वजह से कोई चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, और इस फील्ड की जो प्रेजेंस है वो दूसरे चार्ज जिस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। सही बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो कोई इस डायरेक्शन में उस तरह से कोई फील्ड अपना आसपास ऐसा कोई रीजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इफेक्ट बाय ए चार्ज which produces force on another charge which do not depend upon another charge, है ना। एक ऐसा फील्ड है जो दूसरे कोई चार्ज पे फोर्स प्रोड्यूस करता है और जिसकी वैल्यू दूसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, है ना। तो फोर्स ऑन अदर चार्ज एंड इट डू नॉट डिपेंड अपॉन अनदर चार्ज, ये दूसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा कोई इफेक्ट है, यही इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गई बात, ठीक है। दिस इफेक्ट या फिर दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसको मैथमेटिकली डिफाइन कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन किया जाता है, इसके लिए हम क्या ले लेते हैं कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है, इस स्मॉल क्यू चार्ज के यूनिट वैल्यू पे जो फोर्स लगाएगा ये कैपिटल क्यू चार्ज, क्योंकि हम कैपिटल क्यू चार्ज का एक ऐसा कोई इंटेंसिटी देखना चाहता है कि किस इंटेंसिटी से ये दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है ना। इंटेंसिटी कितनी, कितना स्ट्रेंथ है फोर्स लगाने का। तो उस स्ट्रेंथ को मेजर कैसे किया जाता है कि इसकी यूनिट वैल्यू पे ये कैपिटल क्यू चार्ज कितना ज्यादा फोर्स लगाएगा, है ना। तो अब ये जो स्मॉल क्यू आया है ये तो हमारा सोर्स चार्ज कहलाता है, मेन चार्ज कहलाता है, इसको अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज force by a charge on a unit test charge। किसी यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा किसी चार्ज की वजह से, वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू आएगी ई, वो कितनी हो जाएगी, जो भी फोर्स ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे लगा रहा है वो फोर्स यूनिट चार्ज के लिए कितना होगा, यूनिट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू का डिवाइड कर दिया जाता है यहाँ पे। जैसे यूनिट यूनिट का जो कंसेप्ट होता है, यूनिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि मैं मान लो 100 रुपये 50 लोगों में बांट रहा हूँ, तो एक आदमी को कितने मिले, 100/50 लोग है ना, 2 रुपये मिले। तो यूनिट के लिए क्या करते, डिवाइड कर देना भाई। क्यू स्मॉल क्यू चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, एफ अपॉन स्मॉल क्यू लगेगा। और यही किसके बराबर होता है, उस कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। सही बात। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया जाता है कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इस एफ की वैल्यू क्या हो गई, मान लो इन कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो ले लिया कोई आर, तो यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू
स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, फॉर्मूला है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये हो गया फॉर्मूला जो कि हमें ध्यान में रखना है, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मान लो कोई कैपिटल क्यू चार्ज, उससे आर डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला काउंट करता है। यहाँ पे देखो ये जो डेफिनेशन है ना, ये जो डेफिनेशन है एफ अपॉन स्मॉल क्यू, इसमें एक नोट ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक, इस कैपिटल क्यू चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित नहीं हो। भाई ये टेस्ट चार्ज आया, ये भी तो अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ये क्या करेगा, उस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब करेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है हमारे इस ओरिजिनल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, तो इसकी वैल्यू जितनी कम हो सकती है उतनी कम होनी चाहिए, जितनी कम हो सकती है उतनी होनी चाहिए ना। तो एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन है E बराबर एफ अपॉन स्मॉल क्यू, इसमें छोटा सा करेक्शन किया जाता है कि E बराबर होता है लिमिट Q टेंड्स टू जीरो। जो टेस्ट चार्ज है वो टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। लिमिट का क्या मतलब है कि जीरो के इक्वल नहीं है टेस्ट चार्ज की वैल्यू, स्मॉल क्यू जो टेस्ट चार्ज उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, पर ये जीरो के लगभग बराबर है ना। इसका मतलब होता है लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से अगर निकालना है तो कितना जाता है, एफ अपॉन स्मॉल क्यू, क्यू टेंडिंग टू जीरो। और ये फॉर्मूला हमारा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ पे नोट ध्यान में रखना कि क्यू चार्ज इज टेकन एज स्मॉल, या फिर क्यू जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज is taken as small as possible, as small as possible, so that it do not affect electric field of original charge। ठीक है, ताकि ये ओरिजिनल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट ना करे। आई बात समझ में? जितना स्मॉल ले सकते हो उतना ले, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, क्यू टेंडिंग टू जीरो, स्मॉल क्यू टेंडिंग टू जीरो, टेस्ट चार्ज को हमने जीरो की ओर ले लिया। अब एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान में रखना, जैसे मीडियम के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। किसी मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो मीडियम में क्या हो जाएगा, हम फोर्स कौन सा लेंगे, मीडियम वाला फोर्स लेंगे, उसमें किसका डिवाइड करेंगे, क्यू का, है ना। और मीडियम वाला फोर्स कितना होता है, वैक्यूम वाले फोर्स में एप्सिलॉन आर का डिवाइड कर दिया जाता है, तो एफ वैक्यूम अपॉन स्मॉल क्यू हो जाएगा, है ना। और एफ वैक्यूम अपॉन स्मॉल क्यू तो क्या है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वैक्यूम के अंदर हुआ। तो जो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम, ये क्या आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में है उसमें किसका डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का डिवाइड कर दो। तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। जैसे कोई मीडियम में कूलाम फोर्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या आया, कूलाम फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या आया, एफ मीडियम बराबर क्या होया, एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर आया। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी मीडियम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर दिया कि क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है
कैपिटल क्यू यहाँ पे वो चार्ज है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ किससे रहा है, फोर्स में जब हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू का डिवाइड कर रहे हैं। टेस्ट चार्ज क्या है, जिस पे टेस्ट हो रहा है या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस पे फोर्स निकाला जा रहा है वो है। तो फोर्स में चार्ज का डिवाइड कर रहे हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। हमें ये बात पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो किसी वेक्टर क्वांटिटी में हम चार्ज यानी कि स्केलर क्वांटिटी का डिवाइड करते हैं, तो उससे जो फाइनल क्वांटिटी आएगी वो भी क्या होगी, वेक्टर होगी। तो यहाँ पे बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट नोट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। ठीक है, तो अब वेक्टर एक्सप्रेशन लिखा कैसे जाए, मान लो कोई अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है प्लस जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स, एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कोई टेस्ट चार्ज, ये हमारा मान लो कोई ओरिजिनल चार्ज है कैपिटल क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे, मान लो आर डिस्टेंस पे कैपिटल क्यू चार्ज पे, इस पे मैंने टेस्ट चार्ज कोई क्यू नॉट रखा, टेस्ट चार्ज क्या रखा, क्यू नॉट। इस क्यू नॉट पे फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगी, इसी तरफ हो जाएगी। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज है ना। तो कैपिटल कोई क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि टेस्ट चार्ज आप कहीं पे भी रखते हो तो फोर्स बाहर की तरफ ही लगेगा। अच्छा, ये टेस्ट चार्ज जो है ना वो कौन सा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव टेस्ट चार्ज हुआ तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन को बाहर की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई पूछने वाली बात तो नहीं है, परंतु आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ठीक है, जैसे इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, तो इस यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की ओर है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करूं वो तो कितना है, ए कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना। लेकिन डायरेक्शन की बात करूं तो ये रेडियली आउटवर्ड है ना, रेडियली आउटवर्ड है, रेडियस की डायरेक्शन में बाहर की ओर है, तो उसे क्या लिख सकते हैं, आर कैप लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में, आर कैप की। मैंने आपको बताया ये बात कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताओ और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम उसका मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, कोई यूनिट वेक्टर से कर देते हैं ना, कैप वाला कोई वेक्टर हो। अगर आई एक्स एक्सिस की तरफ है तो आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ तो जे कैप, जेड एक्सिस की तरफ तो के कैप। तो अभी किस एक्सिस की तरफ है, रेडियस एक्सिस की तरफ है, मैग्नीट्यूड बताया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो रेडियस एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर ले लेंगे, आर कैप ले लेंगे। तो ई बराबर क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर, हो गया ना। तो ये वेक्टर एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। या फिर इसको और थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हो, जो आर कैप होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर तो होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर अपॉन आर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, के क्यू आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब आ जाएगा। न्यूमेरिकल वाइज देखो यही फॉर्मूला यूज होगा वैसे, पर आपको ये भी ध्यान देना चाहिए न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर वेक्टर फॉर्म में करना है
तो यही यूज होगा। और वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील कैसे करते हैं उसके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि बता रखे हैं। रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे तो आता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, tan थीटा बराबर b sin tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। जो दो फॉर्मूले हैं वेक्टर प्रिंसिपल के, उनका यूज करके ही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें अगर बताना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इनविजिबल है, दिखाई तो देता नहीं है किसी को। कोई चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं है कि कोई हरा लाल पीला नीला ऐसे कोई ऐसा दिखाई दे जाए फील्ड, कुछ नहीं दिखाई देता, इनविजिबल होता है। पर अपन को क्वेश्चंस करते समय उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करना है, तो उस प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को इंडिकेट करने की, कि वो कहाँ पे किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको पढ़ते हैं शॉर्ट में। इनको अपन आगे EFL बोलेंगे, काफी बार ये इतना बड़ा वर्ड यूज होगा तो उसको मैं शॉर्ट में EFL बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी स्पेस। किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जिन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस का, जिन इमेजिनरी लाइंस का यूज किया जाता है, एरो की तरह यूज करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले तो इमेजिनरी होती है, दिखाई नहीं देती है। इमेजिनरी होती है, कल्पना वाली बात है, काल्पनिक होती है, नॉट रियल। तो इमेजिनरी लाइन which are drawn in space to indicate direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम स्पेस में, कोई जगह में जब लाइंस को ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइंस को जो दिखाई नहीं देती, ऐसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज को ही लें, ये मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो ये अपने आप अपने से दूर फेंकेगा ना, तो दूर फेंकेगा, यानी कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो क्या निकलेगी? रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके अराउंड है? किसी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड है। इस पॉजिटिव के चार्ज के आसपास कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आ जाओ, ये हमेशा क्या करेगा? उनको अपन से दूर ही फेंकेगा। तो ये लाइंस किसके लिए है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज क्या करता? कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आते तो उसको क्या करता? अट्रैक्ट करता। अट्रैक्ट करता तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? रेडियली इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड। क्योंकि टेस्ट चार्ज होगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो उसको अट्रैक्ट करता ना, अपनी ओर अट्रैक्ट करता, तो इसके लिए क्या होती है? रेडियली इनवर्ड होती है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए तो रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये तो है EFL, EFL ड्यू टू, ये तो हो गई पॉजिटिव चार्ज और ये हो गई नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। ओके, ये यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज है, वो यहाँ से आगे और अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए